बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद यासीन खान, साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर, राजा इब्रार हुसैन सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार भी हैं, और आमिर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि प्रोग्राम का जो हमारा पहला हिस्सा होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं मकबूजा कश्मीर की जो कशीदा सूरत हाल है उस हवाले से। और रिसेंटली आपको बताएं कि आर्मी चीफ का कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा कश्मीरियों के अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। मकबूजा कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इंतहाई गंभीर है। वहाँ नौजवान नस्ल को खास करके टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर अक़लियतों के हुकूक गैर महफूज हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। आज पूछेंगे राजा मोहम्मद यासीन खान साहब से। राय साहब, इस हवाले से बताइएगा कि क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिन्हें पाकिस्तान की जानिब से आगे बढ़ाना चाहिए, जो बहुत अहमियत की हामिल है, जिससे मकबूजा कश्मीर के वहाँ पे जो मुसलमान हैं, निहत्ते मजलूम लोग हैं, उनको बचाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। देखिए जी, जो आप बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, ये तो खैर आप कोई बात ऐसे ढकी छुपी नहीं है। बच्चे बच्चे को मालूम होगा कि कश्मीर के अंदर जुल्म सितम का एक बाजार गर्म है और वो निसफ सदी से पौनी सदी से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है। वहाँ पे ये कत्ल गारत गरी और दहशत गर्दी और सारी चीज़ जारी है, इज्जत आबरू महफूज नहीं किसी की। ये बातें तो खैर आए दिन हम इसको मुशाहिदा करते हैं, और जैसे आपने खुद फरमाया कि अब उसका दायरा तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में ये फैल रहा है। दुआता की जो एक तहरीक है उसमें तो मुसलमानों का वहाँ जीना हर जगह दोगर है। बिलखुसूस कश्मीर के अंदर जिस बात पे मैं फोकस करना चाहता हूँ ये है कि इस सारे जुल्म और तशद्दुद जबर के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से कश्मीरियों का जज्बा और रैयत जो है वो सर्द नहीं हुआ, बल्कि उसमें महबेज आती गई। वो रोज रोज उसमें इजाफा हो रहा है। वो जानों की कुर्बानी देते हैं, निहत्ते लड़ रहे हैं, जेलों में बंद हैं, हुकूमत खानों में बंद हैं, लेकिन उनके जज्बा और रैयत में कमी नहीं है। दूसरी बात आपने फरमाया कि पाकिस्तान इसके लिए क्या कर सकता है, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान इसके लिए सबसे बड़ी जो बात कर सकता है कि वो कश्मीरियों के वकील की हैसियत से इस केस को प्लीड करे। जैसे फर्ज करें पिछली जो हुकूमत थी, जब 5 अगस्त वाला वाकया हुआ था, उसके बाद पिछली हुकूमत ने एक सिलसिला शुरू किया था जो 370 और 35A जो एब्रोगेट किया था, और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक यहाँ एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था। कुछ अर्सा हुआ और उसके बाद बात खत्म हो गई। तो इस मसले को अब पाकिस्तान, सच्ची बात है, इस पोजीशन में तो है नहीं कि हिंदुस्तान से लड़ के अब इसको ले ले। तो इंटरनेशनल जो जमीर है, बैनुल अक़वामी जमीर है, उसको बेदार करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए। और हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो अपनी जानों की कुर्बानी दे रही है। चीफ साहब ने जैसे बात की, और वो सरहदों की हिफाजत भी कर रही है, और इस पोजीशन में भी है कि अगर हमारी सरहदों पर किसी किस्म की दरारअंदाजी हो तो उसका भरपूर जवाब दे सकती है और देती भी है। तो हुकूमत पाकिस्तान को अपना यही फोकस रखना चाहिए कि एक पहली बात यह, कश्मीर की एक पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन ये कौम का मामला है, किसी हुकूमत का या पार्टी का मामला नहीं। एक पॉलिसी हो, और दूसरा इंटरनेशनली जिस कदर हाईलाइट इस मसले को किया जा सके, बैनुल अक़वामी ज़मीर को जगाया जा सके, तो मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी ज़रूरी है। मैं नाज़रीन बढ़ेंगे आमिर महबूब साहब की जानिब। आपसे इस हवाले से मैं जानूंगा कि मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन, आप उस हवाले से वाकिफ हैं। दिन दहाड़े वहाँ पे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेना, क्या सिर्फ नारे लगा लेना, क्या अगर इनकेस जैसे यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ एहतजाज कर लेना, क्या इसी पर ही हम काबिज रहेंगे या इससे आगे भी हम कोई पॉलिसी बढ़ाएंगे? देखिए, एक तो ये बात है कि हमारी जो सेनेट पॉलिसी रही है वो 2 तरह की पॉलिसी कर रही है। एक तो ये बात है कि अवामी पॉलिसी, जो अवाम है वो हमेशा से जो है वो कश्मीरियों के साथ रही है। मतलब कश्मीर के वाले से पाकिस्तानी अवाम का नेशनल कंसेंसस है। पाकिस्तानी अवाम का आपको पता नेशनल कंसेंसस होना ये बहुत ही अहम बात है कि वो पाकिस्तानी अवाम का नेशनल कंसेंसस वो एक कम इश्यूज के ऊपर है। और आज का जो आप हालात देखते हैं पाकिस्तान के, सियासी हालात देखते हैं, माशी हालात देखते हैं, तो हम किसी चीज पर भी तो जो है वो इकट्ठे नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मसला कश्मीर के वाले से हम तो जो है वो बिल्कुल जो है वो इकट्ठे भी हैं और सॉलिड भी हैं। अब इशू ये है कि इसके अलावा जो हमारी हुकूमतें हैं उनकी पॉलिसीज बदलती रहती हैं। जैसे ये जो 5 अगस्त वाला वाकया हुआ, उस वक्त पाकिस्तान का इंसाफ की हुकूमत थी, तो जिस तरह उन्हें डिलीवर करना चाहिए था शायद वो डिलीवर नहीं कर सके।
सही। आवाम का जो है वो रवैया और था नहीं आमिर साहब, एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है खासतौर से एस्टेब्लिशमेंट का वो भी हमेशा से जो है वो मसला कश्मीर के ऊपर प्रो अवामी जो है वो मौक़िफ़ रखते हुए तो कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक था। लेकिन ये गुज़श्ता दिनों एक वाक़या हुआ साबिक़ आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें अमनवीर साहब ने और दाना साहब ने की, तो उसके बाद जो आर्मी चीफ ने ऊपर नीचे जो दो वो एक तो वो 40 क्लिक एनओसी के ऊपर और कल भी जिस तरह का उन्होंने जानदार बयान दिया तो इससे कश्मीरियों की जो है वो जो छोटा मोटा उनके ज़हन में था खदशात थे या जो उनके जख्म भरे हो गए थे तो उन्हें जो है वो मरहम लगाने की कोशिश की गई है। तो हम सबको रखते हैं जिस अंदाज से कश्मीरी कौम ने, कश्मीरी क़यादत ने और मुग़ल कश्मीर की क़यादत ने और की क़यादत ने आर्मी चीफ के बयान का है मुकदम किया और सोसाइटी भी सारी है मुकदम कर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जिन्नत को बात कर रहे हैं क्योंकि ये उनका मसला कश्मीर के वाले से पहले या दूसरी अब ये स्टेटमेंट दे दिया एसपीआर ने भी इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो ब्रीफिंग दी थी। मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है हमें एक चीज तसल्ली है कि शायद जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो अपनी जो पॉलिसी है वो अवाम की ख्वाहिशात के एन मुताबिक रखेंगे और मसला कश्मीर जो है उसके ऊपर जब हम छठ जो हमारे जो आर्मी दुनिया दामन है और खासतौर पर कौन सतह जिनमें जो हमारी जो प्रांत है और जो हमारा केस है अगर हम उससे पीछे हटते हैं तो फिर हमारा केस कमजोर हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अपने उसके ऊपर जो है हमारा एक अच्छा केस है और अगर भारत दुनिया में झूठ दिख रहा है तो हमारा जो है वो सख्त बिकना चाहिए। उसके लिए हमारी जो है वो कोशिश होनी चाहिए के ऊपर और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ही नहीं रहना चाहिए बल्कि ये तहरीक कश्मीरियों को आगे बढ़ के अपने हाथ में लेनी चाहिए और इससे तस्करी तसल्ली से अलग करना चाहिए। और वो जो सेक्टर है क्योंकि जब वो आपको पता ही है जब ये उस वक्त जनरल के दौर में चीज फायर हुआ था तो उस वक्त जो है वो कश्मीरियों के पास लिया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जब भी उसका मामला है कश्मीरियों को इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी ये बात है कि हमें खुद इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए और कश्मीर को जो बात है की उसका रोल करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन को रोल करना चाहिए, सियासी कायदीन को रोल करना चाहिए, हमारे साथियों को रोल करना चाहिए, हमारे तत्वों को रोल करना चाहिए, हमारे छात्रों को रोल करना चाहिए। ठीक हो गया। सोसाइटी को मिलकर फिर जो हमारे अमल कश्मीरी हैं दुनिया भर में हमारी ताकत है और पाकिस्तान की मैयत में रीढ़ की हड्डी का केस रखते हैं वो हमारे तस्वीर बन के जब ये काम करेंगे हमारे हाजिर को भी एक्टिव रोल में जाना चाहिए। तो अगर ये हम सारा कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे और इस तहरीक को जब तक कश्मीरियों को आप में दी जाएगी उस वक्त तक इस तहरीक के वो नताइज हासिल नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये जो जुबानी जो है वो हालांकि जो मदद है वो तो 70 साल से की जा रही है। 5 फरवरी का दिन भी जो है वो काफी अच्छे से मनाया जा रहा है। 27 को जो है वो योम-ए-तहसीस भी मना लिया जाता है। मेरा ख्याल है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के इस मामले को प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है और ना तो उसके नुकसान जो है हमारी आइंदा वाली नस्ल को देगी। और मैं अजीम साहब इब्राहिम साहब आप हम बैठे हुए हैं तो हमें अपने दौर में इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हमारे दौर में ये इक़दाम हुए और हमें तारीख के सामने और अपने ज़मीर के सामने सुरखरू होकर जो आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। राजा इब्रार हुसैन साहब आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं और तजियाकार भी हैं। इस हवाले से आपसे जानूंगा कि क्या समझते हैं कि जो पिछली पॉलिसीज थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वो यूनाइटेड नेशन में हो, यूएसए में हो या बाकी जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उन्होंने खिताब किया, कश्मीरियों के हवाले से डट कर एक मौक़िफ़ पेश किया, क्या उनकी पॉलिसी से आप मुत्तफिक हैं या अभी जो पीडीएम की पॉलिसीज हैं और खास करके वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो पॉलिसी लेकर चल रहे हैं आप उनकी पॉलिसी से इत्तफाक करेंगे? अच्छा, मैं समझता हूँ अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए माजी में तो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थे जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन तो बड़ी हाईलाइट मसला कश्मीर को उजागर किया गया। लेकिन ये अभी जो खान साहब की आप बात कर रहे हैं तो खान साहब ने धरने के दौरान कहा था कि अगर मोदी दोबारा आ गया और मैं आ गया तो मसला कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। वो हुआ यही। तो मैं बड़ी ये मज़े की आपको बात बताता हूँ कि एक वफाकी वजीर था इमरान खान साहब की हुकूमत में तो उनसे मैंने कहा कि सर इस वक्त मकबूदा कश्मीर में सर इस वक्त कर्फ्यू नहीं है बल्कि मासरा है। यार कर्फ्यू मासरा नहीं है, कर्फ्यू है। जिस शख्स को मासरे और कर्फ्यू का पता न हो उसको आप वफाकी वजीर बनाए उमूर कश्मीर नामजद करते हैं तो कश्मीर
का मसला फिर कैसे एक वकील होने की हैसियत से? इसमें यह भी है कि आप इस हवाले से भी ट्राई करें कि देखें, अगर इन केस आजाद कश्मीर जो कानून साज असेंबली है वहां से हम कितना रोल दे रहे हैं, आपको ये भी करना चाहिए कि हमारे जो वहां पे जो नुमाइंदे होते हैं, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो नुमाइंदे जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं कि हमारे क्या इश्यूज हैं, क्योंकि जो लोग हम जानते हैं वो एक पाकिस्तान से कोई वजीर तो नहीं जानता ना इस हवाले से। सर बिल्कुल ये बात है, मैं आपको ये इसी तरफ पे आ रहा था कि एक वफाकी वजीर जो था वो मुझे कहने लगा जी नहीं, मैंने कहा जी कर्फ्यू में ये फर्क होता है कि वहां पे कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये महफूजा कश्मीर की वाहिद पूरी दुनिया में ऐसी कौम है जो मुसलसल 3 साल से वासरे में है कि उनका तमाम एक्टिविटीज बंद, कोई ऐसे मामला नहीं है कि उसको तो अब बड़े एक और भी खास बात बताऊं कि महफूजा कश्मीर इस वक्त जम्मू और कश्मीर जो उनके इलाका है वहां पे इन्होंने जो अभी जो लोग आबाद किए हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त महफूजा कश्मीर के जो कश्मीरी थे उनसे तमाम कारोबार वहां से छीन लिया गया। तमाम क्यों कि हमारा वकील जो मुख्तलिफ हुकूमतों की पॉलिसी जो एक मसला कश्मीर के हवाले से कश्मीर की जो पॉलिसी एक वकील होने की हैसियत से पाकिस्तान पे जो जिम्मेदारी बनती थी वो इन्होंने ऐसा अंदाज से बेहतर अंदाज में आलमी दुनिया में पेश नहीं की, जिसकी वजह से इस वक्त भी हम कश्मीरी उस तरफ जो खास करके इस वक्त नौजवानों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, जनिए आप हैरान रह जाएंगे कि उस 10 साल से बच्चे को लेके 26 साल के नौजवान को वहां पे बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। लेकिन पॉलिसी क्या हमारी, आप कह रहे थे कि बाजवा साहब ने ये कर दिया, अभी जो आसम मलिक साहब ने आना करें कि ये मामला हो, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कश्मीरी को उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, तो वो कौन सा वर्ल्ड कप था? क्या आपने कश्मीर का बस सौदा करके आए वहां से या कुछ और करके आए? तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो सीज फायर हो गया था, सीज फायर होने के बाद कश्मीर का मसला तो कुछ रहा नहीं, उसके बाद भी ये देख रहे कि आज भी मैं ये पीडीएम की हुकूमत है, इससे भी हम ये बाहर से थे कश्मीरी, यानी हम कश्मीर के हवाले से पॉलिसी देखी जाए तो इनकी भी इस वक्त सिफर है। या तो इनको पता होना चाहिए या इनको पता है, इनको इल्म है कि हमने कश्मीर दे दिया है इमरान खान को एक वज़ीर आज़म के तौर पे बना के मसला कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, जिसपे मेरे ख्याल में इस वक्त पीडीएम की हुकूमत भी उसने भी वाज़ह तौर पे अगर कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कोई नहीं है, वज़ीर अमूर कश्मीर को कोई इस वक्त तक कश्मीर के हवाले से ये नहीं है कि आप वो जंजीर बना लें, यूएसए आप बना लें, इसको कम्प्रीहेंसिव तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसमें आलमी दुनिया को मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए पाकिस्तान एक वकील होने की हैसियत से अपना रोल प्ले कर सके, वो अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। यासीन साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा, महबूबा मुफ्ती का इस हवाले से बयान है, G20 इजलास होने जा रहा है भारत में और श्रीनगर में ये करवाया जा रहा है, तो इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि इस दौरान सबसे ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान खास करके G20 जो ममालिक हैं उनको कैसे इस हवाले से ये बता सकता है ताकि वो उसका बायकॉट करें कि जो वहां पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज से वाकिफ है? देखिए जी, बात ये है कि ये जो G20 कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही है, जो सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये तो कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने की बात है। यानी पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड एक अदारा है, जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा अदारा है, G20 जो ममालिक हैं वो आके वहाँ पे करेंगे और भारत की दावत पे करेंगे। ये दरअसल पूरी दुनिया के को एक पैगाम है कि भारत ने कश्मीर को फतह कर लिया है, अब वो भारत का अटूट अंग। इस हवाले से ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी भरपूर सफारती कोशिश अमल में लानी चाहिए, रूबा अमल लानी चाहिए और किसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि ये ना हो। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बयान तो आते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, हम अपने सियासी हालात में इस तरह उलझे हुए हैं कि हम कोई स्ट्रांग पॉलिसी दे नहीं सकते। जब एक घर के अंदर आप एक दूसरे पे दस्तों गिरेबान हो, आपस में लड़ रहे हो, तो आप बार दुश्मन को क्या पैगाम देंगे? हम फर्ज करें ये कहते हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी को कहते हैं कि आप G20 कॉन्फ्रेंस वहां पे न करें, वहां मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों के खून के ऊपर, लाशों के ऊपर ये G20 कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारा कोल ऑफ फेल बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर हम ना आइन को मानते हैं, ना अदालत को मानते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं, ना आपस में बैठने को तैयार है। तो ऐसी कमजोर हुकूमतें कभी भी अपनी बात नहीं मनवा सकती। तो आप जो बात सवाल करते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है, इस पे वावेला ही कर सकता है
कोई सॉलिड कदम, हाँ अलबत्ता पाकिस्तान में एक हुकूमत हो, मैं कहता हूँ इस मामले में सारे लोग मुतफिक हो जाए, उसमें अपोजिशन हो हुकूमत हो, कम से कम इस कश्मीर के मामले में मुतफिक हो, और स्ट्रांग एक वर्डिक्ट जाना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पे कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए ये पैगाम देती है कि G20 का जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई आप करेंगे तो होगा, वरना बातों से कुछ नहीं होता, और अंदर आप आपस में लड़ रहे हो तो बाहर आप किसी को क्या डरा सकते हैं, आपकी अपनी पॉलिसी अगर ऐसे कमजोर हो। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानी बढ़ेंगे और बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से, और ख़ुसूसन बात करेंगे वस्ती बाग का जो हल्का है जहां से साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान मुंतखब हुए और अभी अदालती कार्रवाई की जद में आए और उन्हें डी-सीट कर दिया गया। इस हवाले से राय यासीन साहब से इस हवाले से मैं जानूंगा कि आप क्या समझते हैं कि वस्ती बाग के लिए और खुसूसन बाग के लिए तनवीर इलियास ने जो ऐलानात किए तरक्याती, वो जितने भी कामकाज हुए, खा वो बल्दियाती इलेक्शन हुए, आप उनकी जो पॉलिसीज थी उनसे कितने मुत्तफिक हैं? बात यह है कि कोई पॉलिसी हो तो उस पर मुत्तफिक होना या गैर मुत्तफिक होने की बात है। मैं तो समझता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो कि हम बराह रास्त आपस में इलेक्शन लड़े हैं, हो सकता है कोई समझे कि मैं बात गुफ्तगू करता हूँ। बात यह है कि कोई पॉलिसी हो तो बात होती है। उनकी क्या पॉलिसी थी? उनकी पॉलिसी थी गाली गलौज करना, रोज लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, अल्लाह खैर, इतनी पॉलिसी थी। तामीर और तरक्की के हवाले से मैं उस हल्के का रहने वाला हूँ। एक ईंट मुझे कोई बता दे कि उन्होंने लगाई हो, सड़क, पानी, कोई ऐसा मंसूबा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कोई चीज बनाई हो तो मैं समझता हूँ 2 सालों में वो अपने एमएलए का वो तो सिरे से गए नहीं। जिस हल्के में इलेक्शन होने के बाद सिर्फ एक दफा गए और स्टेज पे नशे की हालत में तकरीर करके जो सब लोगों ने सुनी और देखी वो वापस आ गए, तो उस हल्के का पुरसाने हाल कोई नहीं है, वो इस वक्त लावारिस हल्का है। दूसरी बात आप कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में सरदार तनवीर इलियास साहब या उनकी हुकूमत का एक सिंगल पैसे का हिस्सा नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, अदालतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्टैंड लिया। और ये उससे पिछली हुकूमत जो राजा फारूक हैदर साहब की थी उस वक्त से ये प्रोसेस चल रहा था, और मतलब ये है कि डिले हो रहा था, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली बाउंड करके इनको, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब तारीख दी तो उसमें भी आगे पीछे करके एक दफा टाइम लिया गया, दूसरी दफा लिया गया। कोशिश ये थी पाकिस्तान की तरह की फजा बना के किसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, आगे किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये सारा ऑन द क्रेडिट गोज टू सुप्रीम कोर्ट, और इसमें तनवीर इलियास साहब को क्रेडिट नहीं। तो बाकी कामकाज के हवाले से हमारी जिंदा आंखें तो वहां कुछ नहीं देखती, अब किसी को ख्वाब में नजर आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। राय साहब, ये भी आपसे ही जानूंगा, मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसा मौका पूरे बाग को, ऐसा मौका दोबारा से मिल पाएगा कि वजीर आज़म बाग से इलेक्ट होता है, एक अच्छा मैंडेट लेकर वहां से मुंतखब होते हैं, उसके बावजूद वो काम काज न करवा सकें, सिर्फ ऐलानात जो किए गए वो तरक्याती हों या किसी किस्म के ऐलानात हों? आप भी भरमला इस चीज को इजहार कर रहे हैं कि कोई तरक्याती काम नहीं हुए, वहां के अवाम है वो इस हवाले से कह रहे हैं। वो अस्पतालों की हालत देखें या बाकी जितने भी स्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वस्ती बाग ऐसे ही रहेगा। तो मुझे ये बताएं कि कब तक ऐसे ही जागीरदार, ऐसे ही सरमायादार वो वहां पर जाकर इलेक्शन लड़ते रहेंगे और अवाम का मैंडेट वो उस पर ऐसे ही काबिज रहेंगे? आप क्या समझते हैं इस सवाल से, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है, तनवीर इलियास साहब का हल्का वस्ती बाग नहीं है, वो वहां के रहने वाले नहीं, वो सन ऑफ द सॉइल नहीं थे, वो दूसरे हल्के से बल्कि दूसरे जिले से जाके अपने पैसे के जोर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। निराला साहब, ये गलती किसकी है आखिर? किसकी गलती है कि जो आम आदमी वहां पे ये खमियाजा भुगत रहा है? मैं बताता हूँ, गलती 2 तरह की है जी। एक तो मुक्तदर उर्दू की गलती है जिन्होंने किसी बावजूद उनको वहां पे मुसल्लत किया, और दूसरा उन लोगों की गलती है जिन्होंने अपने जमीर बेचे और पैसे यहाँ पे वो बिक गए। ये 2 बुनियादी गलतियां जिसकी वजह से, वरना वो जिस शख्स का ना पहले कोई ताल्लुक था, ना कोई उठना बैठना, ना किसी से वाकफियत, यानी मैं कह सकता हूँ कि वो 2 साल एमएलए रह चुके हैं। आज भी अगर बाग के 10 आदमियों के, 15 आदमियों के वो नाम ले ले आम कारकुनों के, तो मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है। वो उनको पता ही कुछ नहीं, ना वो पहले कभी हल्के में गए, ना उसके बाद इलेक्शन के बाद। मैंने कहा ये हो सकता है कि एक एमएलए इलेक्टेड जो मेंबर है वो 2 साल के अरसे में सिर्फ एक दफा अपने हल्के में जाए और वो भी एक बाग में तकरीर करके नशे की हालत में वापस आ जाए, तो ये बड़ा अलमिया था। तो हल्के में मैं आपको बात बताऊं, मैं भी वहां एमएलए रहा हूँ 2-3 दफा, मुख्तलिफ हैसियतों में रहा हूँ, मैं मिनिस्टर रहा हूँ, एडवाइजर रहा हूँ। अपने बारे में नहीं कहता, लेकिन जो मेरे अलावा भी जो वहां मेंबर असेंबली थे, जो बाग के रहने वाले थे उस हल्के के, वो अपने बसात पर काम करते रहे। किसी के दौर में थोड़ा हुआ, मेरे दौर में भी हुआ,
बाकी जो लोग थे उनके दौर में भी हुआ, कहीं थोड़ा हुआ कहीं ज्यादा हुआ, नहीं काम हुआ। इस 2 साल में मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई मुझे बताए कि एक ईंट रखी गई हो, जैसे मैंने पहले कहा, कोई हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कॉलेज, स्कूल, सड़क, पानी, कोई चीज हो, नथिंग। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये चूंकि बाहर का एक आदमी गया जिसको कुछ पता ही नहीं था, होश ही नहीं था, तो उसे ऐसे ही करना था, उसको पता ही नहीं कि यहाँ की जरूरत क्या है। तो अलबत्ता वहां का कोई मुकामी आदमी हो, मैं नहीं कहता कि मैं हूं, कोई भी हो, लेकिन उसको एहसास होगा, लोग उससे पूछेंगे, वो अवेलेबल होगा, लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, तो वो एक जवाब दे सकता है। तो इस तरह का बात का इंपोर्टेंट आदमी क्या जवाब देगा? तो उसको परवाह क्या थी, उसने बस खरीद के ले ली और बस थोड़े अर्से के बाद वो उसके हाथ से निकल गया। आमिर महबूब साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, आपसे इस हवाले से जानूंगा, आप ये बताइएगा कि ये जो फैसला हुआ है जो कोर्ट की जानिब से, इसे कैसे देखते हैं? और ये तारीख में पहली दफा हुआ है और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को डिसीट कर दिया गया, क्या समझते हैं 2 तारीख का फैसला क्या होगा? देखिए, तो ये बात है कि ये तारीख में जरूर पहली बार हुआ है, लेकिन जो कि वज़ीर आज़म कश्मीर ने अदलिया के हवाले से कहना शुरू कर दिया था, और जिस अंदाज से उन्हें ललकारना, पुकारना और धमकियां देना और धुआं निकालने का ऐलान कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं शुरू करूंगा, इस तरह की जो गुफ्तगू है वो आला अदलिया के हवाले से भी कभी तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं की। कि वज़ीर आज़म क्या वो आम आदमी, बिल्कुल आमियाना गुफ्तगू करने वाला आदमी भी इस्लाम की गुफ्तगू नहीं करता था जो वो आज़ाद कश्मीर के हमारे मकसद वज़ीर आज़म ने की थी। तो मेरे ख्याल में ये भी पहली दफा देखने को मिला है। उनका रवैया जो है वो ज्यादा नामुनासिब था अदलिया की निस्बत, और मतलब ये तो एक सिस्टम के ऊपर देखिए ना, तनवीर याद जो है वो आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर खुद कुछ हमला आवर थे और वो कुछ भी कर सकते थे। ये तो ब्लेसिंग है शायद कि ये आज़ाद कश्मीर का सिस्टम मौजूद है, ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़े से बड़ा बयान दे सकते थे, इंटरनेशनल को बयान दे सकते थे, वो और ऐसी वक्त बात कर सकते थे मखसूस हालात में। लेकिन आज़ाद कश्मीर का कुछ चीजों के तो यादीन साहब ने निशानदेही की, आज़ाद कश्मीर का सारा निजाम पलट करके रख दिया गया। आप उस दिन हमने देख रहे थे कि एक दिन में 20-20 करोड़ रुपए जो है वो सीक्रेट फंड से निकाले गए, जो 3 सिर्फ बनते हैं 7 करोड़ रुपए सीक्रेट फंड से निकाल दिए गए। आप बताया ये ताकत है, ये बहुत ही ईमानदार आदमी है, पैसों से ज्यादा कोई नहीं रही है वो। तो मतलब ये उनके ध्यान में ये था कि वो पूरा सिस्टम खरीद के आए हैं। जब सिस्टम खरीद के आए तो वो समझते थे कि इसमें सियासी कारकुन भी आ गए हैं, तो वज़रा भी आ गए हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट भी आ गए हैं, तो पुलिस वाले भी आ गए हैं। उन्होंने DIG का क्या कर दिया था, ब्यूरोक्रेट को किस तरह से डील करते होते थे। रात को एक मखसूस टाइम था, रात 1:30 बजे से 5:30 बजे तक सारे रक्त तमाम और अच्छे काम उस वक्त होते थे। जो मतलब उसको कौन के पास कौन जाता था, जो चेक करता था उससे की तुम्हारी ताकत, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो DIG है, या तो आला पुलिस अफसर है, या तो सियासी कारकुन है। तो मतलब माकिस्तान को हटाने से लेके DIG की बदतरफी का प्रिंसिपल को हटाने से लेके सारे काम जो है वो रात 1:30 से 5 बजे के दरमियान होते रहे। इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर की सारी ब्यूरोक्रेसी को जो है वो इस्लामाबाद में शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एक कमरा दें, रात को 3 बजे वज़ीर आज़म कहते हैं 2:52 पे आ जाए, 2:55 पे आ जाए, 1:35 पे आ जाए। तो इस तरह का जो निजाम है जिसके ज़हन में ये था। अब इशू ये हुआ कि वज़ीर आज़म कश्मीर के ज़हन में था ये सियासी कारकुन तो आगे होटल में मैंने खरीद लिया, घर मैंने खरीद लिया, और ये ब्यूरोक्रेट भी आ गए, ये पुलिस वाले भी आ गए। और जब वो मैं आपको कहूँ कि जब उन्होंने ये सोचा ना कि इसमें ये जो मैंने ये खरीदी है ये वो खरीदा है, तो जब सोचा उन्होंने कि जजेस भी आ गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो इसी के अंदर है ना, तो आगे से इसी तरह हम खजान में ये करके असामी भी इसी के अंदर आते हैं। तो मतलब वो मेरे ख्याल में वहाँ से उन्हें वो अंदर ठीक हो गया हमारे दायित्वों को और हमारे दिलदार के इंतजाम को। ठीक, आमिर महबूब साहब आपका 2 तारीख की आप बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से इन्हें हटाया गया है और जिस अंदाज से वो अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है और उसके ऊपर जो है वो अदालत के जो फुल कोर्ट का वो फैसला और फुल कोर्ट ने उन्हें रिलीज नहीं दिया, उससे तबीर भी उनकी मुस्तरद हुई। आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया। ये बात जो भी होगा वो सबको भी करना पड़ेगा, लेकिन बतौर तजिया नगार जो है मैं समझता हूँ कि तनवीर याद साहब का मतलब 2 साल के लिए कोई ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। इब्रार हुसैन राजा साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, आपसे इस हवाले से पूछूंगा, नौजवान क़यादत बस्ती बाग में बड़े पैमाने पर रोल देना चाहती है,
आप नौजवानों को सपोर्ट करेंगे या जो मंजे हुए पुरानी शख्सियात हैं आप उनके साथ खड़े होंगे जो इस नैया को पार लगा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि देखना है कि ये जो तनवीर इलियास साहब पैराशूटर की सूरत में हल्का बस्ती बाग में आए हैं ना, तो खास करके हल्का बस्ती बाग के नौजवानों को अब ये इसमें बड़ा बेहतर रोल अदा करना होगा कि उनको उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी, उन्हीं को आगे लाना होगा जो उस इलाके के तमीर और तरक्की के हीरो हैं। जैसे राजा यासीन साहब बैठे हुए देखें कि एक सियासी कारकुन जिसने अपनी जवानी अपनी 40 साल अपनी जिंदगी एक ही जमात के साथ लगाई, और मुझे पता है कि इनको मुतअद्दिद बार बहुत सारी जमातों के दौरान जो हुकूमत आज़ा कश्मीर में वो हुकूमतें करती रही है, तो उनकी तरफ से इनको पैगाम भी भेजा गया, इनको कहा गया कि आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं और हम आपको ये वजीर बनाएंगे। ये इन्होंने वो ठुकरा दी, उन्होंने कहा नहीं जी मैं जिस जमात के साथ हूँ सही वो हूँ। आज भी उस जमात के साथ अलग हुए तो एक सोच के साथ अलग हुए कि पैराशूटर की इतने के एक कायद ने उसकी हमायत की और ये दिल बर्दाश्त हुए, उन्होंने कहा जी आज मैं मुस्लिम खिलाफत छोड़ रहा हूँ। इब्राहिम साहब, मुश्ताक मिनार साहब की जो पॉलिसीज हैं और जो 5 साल इक़्तिदार, क्योंकि पूरा उन्होंने टेन्योर पूरा किया, उसके बाद अभी तनवीर इलियास 5 साल पूरे नहीं कर सके, तो उनकी पॉलिसी से आप कितने मुत्तफिक हैं? देखिए जी, मुश्ताक मिनार साहब के दौर में तमीर और तरक्की हल्का बस्ती बाग में बहुत अच्छी हुई है कि ये देखें कि मेगा प्रोजेक्ट ये नहीं होता है कि आप बड़ा कुछ लेके आए। एक आदमी अगर 5 किलोमीटर एक मन आटा अपने सर पे उठा के कंधे पे उठा के लेके जाता है ना, तो उसके घर तक अगर रोड पहुंचती है वो गाड़ी में वो अपना सामान लेके जाता है, तो यही उसका मेगा प्रोजेक्ट। सही तो ऐसे काम किए हम आज भी। मैं आवाम अब नौजवान बड़े समझदार हैं हल्का बस्ती बाग के। इंशाल्लाह इस दफा जो फैसला होगा, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो हमारे लिए काबिल एहतराम उस हल्के के होंगे, वो राजा यासीन साहब हों या सरदार कमर ज़मान हों या अब्दुल रशीद राबी हों या मुश्ताक मिनार, किसी पैराशूटर को मेरे ख्याल में ये 1.5 साल दौर में तनवीर इलियास साहब की सूरत में जो देखा गया बस्ती बाग के साथ, मैं हैरान हूँ कि जिस हल्के ने इस आदमी को वज़ारत उज़्मा के मरतबे पे पहुंचाया, आज तक यानी इस आदमी ने हल्का बस्ती बाग का दौरा नहीं किया। चंद मखसूस लोग थे वो जिसको सियासी कारकुन, मेरे ख्याल में राजा यासीन साहब भी बैठे हुए, सियासी कारकुन की तौहीन है कि ऐसे लोगों को सियासी कारकुन कहा गया कि जो मौसमी परिंदे होते हैं, कभी एक जमात के साथ, कभी दूसरी के साथ, कभी तीसरी के साथ। अब ये देखें ना, आप खुद भी आप सोचें कि क्या पीटीआई कोई सियासी जमात है? कोई कहीं से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ। आज अगर तनवीर इलियास के हवाले से अवाम ये समझती कि वो एक सियासी कारकुन होता ना, तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी इज्जती मुजाहरा होता। ये जो पॉइंट आपने उठाया है कि क्या जो पीटीआई वो सियासी जमात है या नहीं, इसका जवाब हम पूछेंगे राय यासीन साहब से। राय यासीन साहब, अभी आपकी कोई पार्टी फिलहाल आपने ज्वाइन नहीं की और यकीनन बहुत सारी जमातें आपसे राब्ते में हैं और राब्ता कर रही हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे या पीटीआई के टिकट के लिए तगदो करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो सच्ची बात यह है कि मैं जिस जमात से आया था, एक बड़ा अरसा वहाँ पे गुजारा, 40 साल, और बड़े खलूस के साथ गुजारे, लेकिन बस बदकिस्मती थी, हालात की सितम ज़रीफ़ी थी कि वो पार्टी हमें छोड़नी पड़ी। सही, उस तफसील में जाने का इससे फ़ायदा कोई नहीं। मैं अर्ज़ करूँ कि उसके बाद मेरे पास मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन अदराए करम वो तशरीह लाते रहे, कहते रहे, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पाया था। और मेरा ख्याल था कि अभी टाइम है तो देखेंगे आराम से, लेकिन अभी चूँकि अचानक इलेक्शन सिर पे आ गया, तो अब हम सोच रहे हैं, मैंने मुशावरत का अमल शुरू किया है। मैं अपने साथियों से जो अपने दोस्त अवाम हल्के में और वोटर है, सपोर्टर है, इसी तरह बहुत बड़े पैमाने पे एक राय आमा है, तो उनसे मैं कंसल्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में, 2-4 दिनों में मैं फैसला करूँगा। मैंने अभी किसी जमात का कोई फैसला नहीं किया। अलबत्ता जब मैं देखूंगा कि अक्सरियत राय जो मेरे दोस्त अहबाब की है वो क्या मशवरा देती है, तो उस तरफ जाऊंगा। सरदस मैंने कोई फैसला नहीं। वैसे इलेक्शन आपने लड़ना है बस्ती बाग से, इस हवाले से भी ये आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि नौजवान बड़ी तादाद में वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए और जो मंजी हुई बड़ी शख्सियात हैं वो हमारे सरों पर दस्ते शफकत रखें, तो क्या किसी नौजवान के सर पर हाथ रखेंगे? देखिए जी, बात यह, नौजवान हमारा सरमाया है और आखिर ज़माने में काश नौजवानों को संभालनी होती है। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। कुदरत का एक निज़ाम है कि जो बड़े लोग होते हैं उम्र में बड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एलिमिनेट होते हैं, उनकी जगह नई नस्ल आती है। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। बाकी ये जो आपने बात की इलेक्शन लड़ने की, अपने डायनामिक्स हैं, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई नौजवान इस काबिल है, काबिल तो खैर बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारी
चीज़ें मद्देनजर रखना होती हैं, हल्के के अंदर आपका ताल्लुक क्या है, आप कहाँ से वोट आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर कोई नौजवान इसमें आगे आता है तो वेलकम करेंगे उसको, हमें क्या एतराज़ है कि नौजवान इस काबिल हो तो खुशी की बात है। तो कोई इस पर बहस नहीं है कि किसी अधेड़ उम्र या किसी पक्की उम्र के आदमी को इलेक्शन में होना चाहिए। नौजवान भी आते हैं, बहुत हमने तजर्बा करके देख लिया पैराशूट्स का कि पैराशूट जब बाहर से आते हैं तो उन्हें मकामी हालात का कोई इल्म नहीं होता। ये जो एक हमने सबका तजर्बा किया है, तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि खुदारा आप अपने हल्के में से किसी को आप चुने, भले वो आपकी चॉइस कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपके हल्के का होगा और संजीदा फिक्र सियासी कारकुन होगा तो वो आपके सामने जवाबदेह भी होगा, आपके कामकाज करने की भरपूर कोशिश करेगा। कोई दूध शहद किनारे कोई नहीं बांध सकता, कभी खामी लगी रहती है, लेकिन कम अज कम संजीदा आदमी हो जो अपने आप को हल्के के लोगों के सामने जवाबदेह समझे, तो उसका इंतखाब करें ताकि आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हल्के की बेहतरी के लिए काम हो सके। आमिर महबूब साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा इब्रार हुसैन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजा मोहम्मद यासीन खान साहब, मुश्किल टाइम में आपने हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगली प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।